Hello everyone, my name is Deepak Singh. I am from Mechanical Engineering Department of Babasaheb Bhimrao Ambedkar University. Today's my subject is theory of machine and today's topic is balancing of rotating masses. So balancing, when we talk about the balancing, जब हम balancing की बात करते हैं तो balancing is necessary in every aspect of our life, but here we will discuss the balancing of a machine. A machine has a many, जैसे कि हम जानते हैं a machine has many moving parts. Some machines have rotating parts and some machines have reciprocating parts. Therefore, it is necessary to balance all these rotating and reciprocating parts as far as possible. अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम इन बैलेंसिंग पार्ट्स को इन रोटेटिंग पार्ट्स को बैलेंस नहीं करते हैं तो क्या होता है कि एक डायनेमिक फोर्स प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द मासेस, क्योंकि जब भी मास रोटेट करता है तो इनर्शिया की वजह से उसमें एक डायनेमिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है और वो डायनेमिक फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हो सकता है कि आपके मशीन में बहुत ज़्यादा अनबैलेंस क्रिएट कर दे, बहुत ज़्यादा आपकी मशीन में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाएं, मशीन हमारी नॉइस करने लगती है, मशीन हमारी वेयर एंड टियर हो जाती है, यानी मशीन हमारी टूट भी सकती है due to these unbalanced masses. Therefore, balancing is very necessary in the reciprocating and rotating parts. अब अगर हम बात करें कि हम बैलेंसिंग करते कैसे हैं, तो बैलेंसिंग करने के लिए देखिए, बैलेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग और मॉडिफाइंग मशीनरी सो दैट द अनबैलेंस इज रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबल लेवल और इफ पॉसिबल इज एलिमिनेटेड इंटायरली. यानी कि हम बैलेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डिज़ाइनिंग करते हैं या मॉडिफाई करते हैं मशीनरी में कि उसका जो अनबैलेंस्ड मास है उसको हम एलिमिनेट कर सकें, कम कर सकें या फिर एलिमिनेट कर सकें, अगर हो सके तो हम उसको एलिमिनेट कर सकें. ये कहलाती है बैलेंसिंग. अब टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग की अगर हम बात करते हैं तो मोशन देखिए दो तरीके का होगा, या तो एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा या रोटेटिंग मोशन होगा. तो हमको बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस एंड बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस, ये दो चीज़ें पढ़नी है, बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस. तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस के बारे में हम बात करेंगे आज के लेक्चर में. देखिए, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास की हम बात करते हैं तो कैसे अनबैलेंस रोटेटिंग मास में अनबैलेंस कैसे प्रोड्यूस होता है. इफ़ देयर इज ए रोटेटिंग मास तो उसमें अनबैलेंस कैसे प्रोड्यूस होता है. तो अगर हम कोई मूविंग पार्टिकल है, इफ़ ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन, then it experienced a centripetal acceleration and a force is required to produce it, and this force is called centripetal force. An equal amount of equal force in the opposite direction acts through the axis of the rotation of the shaft, which force is called centrifugal force. यानी कि अगर हम बात करते हैं और ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो प्रोड्यूस होता है वो है डिस्टर्बिंग फोर्स, जिसकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज रहता है. जैसे कि हम बात करें कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई इस तरीके से एक शैफ्ट है, अगर ये कोई हमारे पास एक शैफ्ट है और शैफ्ट के ऊपर एक ही मास लगा हुआ, सपोज दिस इज द मास m ऑन द शैफ्ट एंड डिस्टेंस ऑफ दिस मास फ्रॉम द शैफ्ट इज r and this shaft is rotating with a velocity of omega radian per second. तो जब ये shaft rotate कर रही है omega radian per second से, तो ये जो मास इससे अटैच है एट अ डिस्टेंस r, इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगा Fc विच इज m ओमेगा स्क्वायर r. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है और ये क्या करता है, इस शैफ्ट को बेंड करने की कोशिश करता है. तो हमको इस मास को बैलेंस करना होता है. दिस इज द रोटेटिंग मास के बारे में जो हमने पहला टॉपिक बात किया, पहले बताया कि पहले किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि रोटेटिंग मास में कैसे हम बैलेंस करते हैं, अनबैलेंस क्रिएट होता है. तो ये पहला अनबैलेंस है रोटेटिंग मास में. दूसरा अनबैलेंस की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई रिवॉल्विंग रोटर है, मान लीजिए ये कोई रोटर है और ये क्या हो रहा है, ये रोटर रिवॉल्व कर रहा है. सपोज दिस इज द रोटर एंड इट इज रिवॉल्विंग, ये रोटर रिवॉल्व कर रहा है. दिस इज G, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रोटर, दिस इज द एक्सिस ऑफ द शैफ्ट. ठीक है. अगर हम बात करते हैं कि कोई एक रिवॉल्विंग रोटर है, रोटर रिवॉल्व कर रहा है, तो इस रोटर में वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब तक बैलेंस रहता है जब तक कि इस रोटर का
जब तक कि इस रोटर का सेंटर ऑफ मास इस शैफ्ट की एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तब तक उसमें बैलेंसिंग होगी। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास, इस रोटर का सेंटर ऑफ मास इस शैफ्ट की एक्सिस से ऊपर शिफ्ट हो जाता है, या जिसे हम बोलते हैं उसमें अगर इसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, तब इसमें क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है जो कि अनबैलेंस्ड होता है, Fc विच इज नथिंग बट m ओमेगा स्क्वायर ई। ठीक है, तो ये जो अनबैलेंस्ड है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये इसमें अनबैलेंस क्रिएट करता है। और ये अनबैलेंस बहुत कॉमन है, जैसा कि ये अनबैलेंस्ड हम लोग देते हैं फॉर एग्जांपल, जितना भी हमारा क्रैंक शाफ्ट, इंजन क्रैंक शाफ्ट है, उसमें ये अनबैलेंस क्रिएट होता है। हम बात करते हैं अगर हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, उसमें ये अनबैलेंस क्रिएट होता है, या सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, उनमें ये अनबैलेंस क्रिएट होता है। तो इसको बैलेंस करने का जो तरीका है उसको हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस में। तो जैसे हमने देखा, एक तो रिवॉल्विंग मास के लिए हो सकता है, या फिर कोई पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा हो उसके लिए रोटेटिंग मासेस को बैलेंस किया जाता है। अब जब हम रोटेटिंग मासेस में बैलेंसिंग की बात करते हैं तो इसमें 4 केसेस आते हैं। पहला केस है कि जैसे कि यहाँ पे 4 केसेस दिखे हुए हैं, बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय ए सिंगल मास इन द सेम प्लेन। इसका मतलब है अगर कोई एक सिंगल रोटेटिंग मास है, वो किसी एक प्लेन में रोटेट कर रहा है, उसी प्लेन में हम दूसरा बैलेंस मास जोड़ देंगे उसी प्लेन में, तो वो जो केस होता है वो पहला केस है, बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय ए सिंगल मास इन द सेम प्लेन। सेकेंड केस है हमारा बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय 2 डिफरेंट मासेस इन 2 डिफरेंट प्लेन्स। ठीक है, तो यानी कि अगर वही सिंगल मास है, एक प्लेन में रोटेट कर रहा है, तो उसको हम बैलेंस करने के लिए 2 अलग अलग मासेस को, और वो 2 अलग मास डिफरेंट प्लेन्स में लगेंगे, उससे कैसे बैलेंस करते हैं वो हम सेकंड केस में देखेंगे। थर्ड केस हमारा कहलाता है बैलेंसिंग ऑफ ए डिफरेंट मासेस इन ए सिंगल प्लेन। अब एक ही प्लेन में अगर डिफरेंट मासेस लगे हुए हैं और वो रोटेट कर रहे हैं, तो उसका अनबैलेंस कैसे हम कम करते हैं या कैसे उसको बैलेंस करते हैं वो हम लोग थर्ड केस में देखेंगे। फोर्थ केस है हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। अब कई सारे मासेस अलग अलग प्लेन में डिफरेंट प्लेन्स में रोटेट कर रहे होंगे, उनको हम कैसे बैलेंस करेंगे ये हम लोग देखेंगे फोर्थ केस में। सो इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस the 3 cases, the first 3 cases of the balancing of rotating masses. So we will move forward with the first case. First case is what? Balancing of a single rotating mass by a single mass rotating in the same plane. इसका मतलब ये कि अगर एक प्लेन में कोई मास अनबैलेंस्ड है, उसको बैलेंस करने के लिए उसी प्लेन में दूसरा मास हम लगाते हैं। देखिए कैसे बैलेंस होता है। एज गिवन हियर, कंसीडर अनबैलेंस मास m1 अटैच। जैसे ये हमारा एक अनबैलेंस मास m1 है, वो एक शैफ्ट से अटैच है, ये एक शैफ्ट है, शैफ्ट रोटेट कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द शैफ्ट, ये मास m1 है, और ये इस शैफ्ट से r1 डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस यहाँ पे ये दे रखी है, दिस डिस्टेंस इज r1 डिस्टेंस पे है, ये रोटेट कर रहा है, ये शैफ्ट रोटेट कर रही है, ये मास रोटेट कर रहा है। तो जब ये मास m1 रोटेट करता है तो ये एक इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करता है, व्हाट इज Fc1। दिस फोर्स Fc1 इज वैल्यू Fc1 इज m1 ओमेगा स्क्वायर r1। Fc1 की वैल्यू होगी m1 ओमेगा स्क्वायर r1। अब ये जो Fc1 है, दिस इज द अनबैलेंस फोर्स। इसको बैलेंस करने के लिए हम उसी प्लेन में, सेम प्लेन में एक मास इंट्रोड्यूस करते हैं m2, एक मास इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग m2, ये m2 मास एट ए डिस्टेंस ऑफ r2, उसी सेम प्लेन में हमने एक दूसरा मास लगाया m2 एट ए डिस्टेंस ऑफ r2, और ये जो फोर्स प्रोड्यूस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज Fc2। ठीक है, तो Fc2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, Fc2 इज m2 ओमेगा स्क्वायर r2। ठीक, तो अगर हमारा ये सिस्टम बैलेंस होना है, तो Fc1 इज इक्वल टू Fc2, तो क्या होगा, Fc1 इज इक्वल टू Fc2। जब हम Fc1 इज इक्वल टू Fc2 करेंगे तो हमको मिलेगा m1 ओमेगा स्क्वायर r1 एंड m2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m2 ओमेगा स्क्वायर r2। ओमेगा स्क्वायर हम लोग कैंसिल करते हैं, तो हमको ये एक कंडीशन मिलती है m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। तो इस कंडीशन से हम जो हमारा अनबैलेंस्ड मास, जो हमारा बैलेंस्ड मास है m2, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी डिस्टेंस पे लगाएंगे, वो r2 है, और इस तरीके से हम यहाँ से बैलेंस्ड मास, जिसको अनबैलेंस्ड मास को बैलेंस करने के लिए जो हमने बैलेंस्ड मास लगाया m2, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट केस। सेकेंड केस है हमारे पास
बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय टू मासेस रोटेटिंग इन ए डिफरेंट प्लेन्स। अब देखिए, जब हमारा जो पिछला वाला केस था, पिछले वाले केस में हमने देखा कि जब एक ही प्लेन में एक मास रोटेट कर रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने उसी प्लेन में एक दूसरा मास लगाया, तो उसने दूसरे दोनों के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इस कंडीशन में, पिछली वाली कंडीशन में, वी हैव टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, जो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस थे, तो ये जो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आपस में बैलेंस करते हैं, तो ये फोर्सेस क्या हैं, कपल भी प्रोड्यूस करते हैं। ये फोर्सेस क्या करते हैं, कपल भी प्रोड्यूस करते हैं। द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक लाइन में एक्ट कर रहे हैं तो वो एक कपल प्रोड्यूस करते हैं। उस कपल की वजह से क्या होता है कि शैफ्ट जो है वो हमारी, वो कभी कभी बेयरिंग के अंदर जाम होने की, या रॉक करता है, बेयरिंग के अंदर जाम हो जाता है। तो इसके लिए क्या है कि जब हम कंप्लीट बैलेंस करें, इफ वी आर गोइंग फॉर कंप्लीट बैलेंसिंग, तब हम क्या करते हैं, ये हमारा सेकेंड केस है जिसमें हम दो मासेस को दो डिफरेंट प्लेन्स में और हमारे अनबैलेंस्ड मास के पैरेलल प्लेन्स में लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमने क्या किया कि एक मास है हमारे पास जो कि अनबैलेंस्ड है, उसको बैलेंस करने के लिए हमने दो डिफरेंट प्लेन्स में हम मास लगाएंगे, दो डिफरेंट प्लेन्स जो उस अनबैलेंस्ड मास के पैरेलल वाले प्लेन हैं, और उसको लगाने के बाद हमको दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती हैं, दो कंडीशन इक्विलिब्रियम की फुलफिल करनी पड़ती हैं। पहली कंडीशन कहती है द नेट डायनेमिक फोर्स एक्टिंग ऑन द शैफ्ट इज इक्वल टू 0, यानी कि जितना भी डायनेमिक फोर्स शैफ्ट के ऊपर लगे वो है 0, या इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि द कंबाइंड सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द शैफ्ट। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ स्टैटिक बैलेंसिंग। ये कंडीशन कहलाती है स्टैटिक बैलेंसिंग कंडीशन, यानी कि जब कंप्लीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास शैफ्ट के ऊपर लाई करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर लाई करता है, तो वो कंडीशन आती है स्टैटिक बैलेंसिंग की। सेकेंड कंडीशन क्या होती है हमारी इसमें, सेकेंड कंडीशन कहते हैं द नेट कपल ड्यू टू द डायनेमिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन द शैफ्ट इज इक्वल टू 0, या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जितना मूवमेंट लग रहा है उसके ऊपर, द मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन इज इक्वल टू 0, जितना मूवमेंट है वो भी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब ये दो कंडीशन फुलफिल करती हैं तो हमारा मास जो है वो कंप्लीटली बैलेंस हो जाता है। कैसे बैलेंस होता है वो हम लोग देखते हैं अभी। अब देखिए, जब बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय टू मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स, अब जब ये कंडीशन है तो इसमें भी दो केसेस आते हैं। पहला केस ये कहता है कि जो हमारा अनबैलेंस्ड मास है, वो दो बैलेंसिंग मासेस के बीच में हो। पहली कंडीशन, जो हमारा अनबैलेंस्ड मास है दो बैलेंस्ड मास के बीच में हो। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो हमारा अनबैलेंस्ड मास है वो दो बैलेंस्ड मास के या तो राइट साइड पे हो या फिर लेफ्ट साइड पे हो। तो इन दोनों कंडीशन को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली कंडीशन है व्हेन द प्लेन ऑफ अनबैलेंस्ड मास लाइज इन बिटवीन द प्लेन्स ऑफ टू बैलेंसिंग मासेस। ठीक है, जब अनबैलेंस्ड मास का प्लेन दो बैलेंस्ड मास के प्लेन के बीच में हो, तो ये पहली कंडीशन है हमारी। देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कंसीडर ए अनबैलेंस्ड मास। देखिए, ये एक अनबैलेंस्ड मास m है जो कि प्लेन A में है। ठीक है, उसी तरीके से हमने दो बैलेंस्ड मास यहाँ पे लगाए, वन मास इज m1 एंड अदर मास इज m2। ये प्लेन L में है और ये प्लेन M में है। यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है इनके बीच में, प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस। तो देखिए, L और M के बीच की डिस्टेंस L है, देन L और A प्लेन के बीच की डिस्टेंस L1 है, देन A और M प्लेन के बीच की डिस्टेंस L2 है। ये डिफरेंट रेडियस पे रोटेट करते हैं। जैसे जो हमारा अनबैलेंस्ड मास M है इसकी रेडियस R है, जो बैलेंस मास M1 है इसकी रेडियस R1 है, और M2 की रेडियस क्या है, R2 है। डिफरेंट रेडियस पे ये रोटेट कर रहे हैं। अब जब हमने इस तरीके से ये अरेंजमेंट किया, ये इनके बीच की डिस्टेंस हमने दिखाई, तो ये जो मास M1 है, इस M1 की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है विच इज Fc। ठीक है, और इसके M1 की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है विच इज Fc1। M2 की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है विच इज Fc2। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि इसको किस तरीके से बैलेंस करना है, दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन हमारी क्या कहती है कि टोटल जितना फोर्स इस प्लेन के ऊपर लग रहा है, इस सिस्टम के ऊपर लग रहा है, शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो देखिए, अगर हम इस पहली कंडीशन लगाएं तो पहली कंडीशन से हमको मिलता है Fc इज इक्वल टू Fc1
प्लस FC2, ठीक है। अगर हम ये लिखते हैं तो FC इज व्हाट, FC इज mr ओमेगा स्क्वायर विच इट इज m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, it is m2 r2 omega square will be cancelled, then we will get this condition, this mr is equal to m1 r1 plus m2 r2, this is our first equation, this is the static balancing, ठीक है। ये हो गई हमारी स्टैटिक बैलेंसिंग। अब हम क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन फुलफिल करते हैं। सेकंड कंडीशन फुलफिल करने के लिए हमको मूवमेंट लेना पड़ेगा, और मूवमेंट लेके हम ये फोर्स m1 कैलकुलेट करेंगे और ये फोर्स m2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी विल टेक अ मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट P। जब हम P, इस पॉइंट P के अबाउट मूवमेंट लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, जब हम इस P पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं तो हमको ये वैल्यू मिल रही है Fc1 इंटू एल। देखिए ये Fc1 है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है L, तो Fc1 इंटू एल, वी हैव टेकन द मूवमेंट अबाउट पॉइंट P, so Fc1 इंटू एल विच इज इक्वल टू, ये इक्वल टू होगा Fc इंटू L2, Fc इंटू L2। सो व्हाट वी विल गेट, Fc1 को हम लोग लिखा m1 r1 ओमेगा स्क्वायर L इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर L2, ओमेगा स्क्वायर विल कैंसिल, we will get m1 r1 is equal to mr L2 upon L. This is our second equation, m1 r1 is equal to mr L2 upon L, ठीक है। अब यहाँ से हम m1 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, Q पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे। जब हम Q पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे यहाँ पे, तो जब हम Q पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं तो देखिए हमको यहाँ से क्या मिलता है, जब हम Q पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं तो हमको मिलेगा Fc2 इंटू L इज इक्वल टू Fc इंटू L1। सो इसमें जब हम ये वैल्यू Fc2 और Fc की वैल्यू रखते हैं, यानी कि m2 r2 ओमेगा स्क्वायर L mr ओमेगा स्क्वायर L1, ओमेगा स्क्वायर विल कैंसिल, वी विल गेट व्हाट, m2 r2 is equal to mr L1 upon L. This is the second condition of the balancing, ठीक है। ये बैलेंसिंग की सेकंड, ये हमारे पास तीन इक्वेशन मिली। पहली इक्वेशन है स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए, जब तीनों इक्वेशन एक साथ मिलके होती है हमारी डायनेमिक बैलेंसिंग। दिस इज द डायनेमिक बैलेंसिंग फॉर द रोटेटिंग मास, ठीक है। जब हमारा अनबैलेंस मास दो बैलेंस मास के बीच में है, ठीक। ये पहली कंडीशन हो गई। इसकी जब हम लोग दूसरी कंडीशन देखते हैं, when the plane of unbalanced mass lies on one end of the plane, या तो बाएं हाथ पे या दाहिने हाथ पे। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि हमारा ये बैलेंसिंग अनबैलेंस मास m है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, दो बैलेंस मास m1 और m2 के, डिस्टेंस वही l और m के बीच की डिस्टेंस l है, l और a प्लेन के बीच की डिस्टेंस l1 है, और a और A और M प्लेन के बीच की डिस्टेंस L2 है। ये डिस्टेंसेस गिवन है, हमको वही दो कंडीशंस लगानी है इसकी बैलेंसिंग के लिए। जैसे कि पहली कंडीशन है कि टोटल डायनेमिक फोर्सेस शैफ्ट के ऊपर जितना भी डायनेमिक फोर्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जब हम पहली कंडीशन लगाते हैं तो पहली कंडीशन देखिए यहाँ से हमको दिखेगा, ये M जो है वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करेगा Fc, ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा Fc1 और ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा Fc2। तो यहाँ से जब हम डायनेमिक फोर्सेस को बैलेंस करते हैं तो यहाँ से हमको मिलता है Fc प्लस Fc2 इज इक्वल टू Fc1, ठीक है। देखिए Fc प्लस Fc2 इज इक्वल टू Fc1, ठीक। तो जब हम Fc प्लस Fc2 वैल्यूज पुट करते हैं, ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमको ये वैल्यू मिलती है mr प्लस m2 r2 इज इक्वल टू m1 r1, ठीक है। दिस इज फर्स्ट कंडीशन, ये पहली कंडीशन हो जाती है स्टैटिक बैलेंसिंग की। 10 अब हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, P पॉइंट और Q पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे, तो हमको m1 और m2 की वैल्यू मिलेगी। m1 और m2 जो बैलेंस मास है, जिनकी वैल्यू हमको चाहिए, वो वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी। तो हम देखते हैं व्हेन वी विल टेक द मूवमेंट अबाउट पॉइंट P, जब हम P पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, तो व्हाट वी विल गेट Fc इंटू L2 is equal to Fc1 into L, Fc1 into L.
So from here we will get mr L2 is equal to m1 r1 L. ओमेगा हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि ओमेगा शैफ्ट का रोटेशन है और वो कॉमन है सबके लिए, ठीक है. तो फ्रॉम हियर वी विल गेट फर्स्ट दिस कंडीशन m1 r1 इज इक्वल टू mr L2 अपॉन L. m1 r1 इज इक्वल टू mr L2 अपॉन L, ठीक है. अब अगर हम जब q पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं, जब हम q पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जब हम q पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं तो हमको मिलेगा fc इंटू L1 इज इक्वल टू fc2 इंटू L इज इक्वल टू fc2 इंटू L, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज रखते हैं तो हमको ये सेकेंड वाली कंडीशन मिलती है m2 r2 इज इक्वल टू mr m2 r2 इज इक्वल टू mr L1 अपॉन L. तो ये तीनों कंडीशन एक साथ मिलके डायनेमिक बैलेंसिंग देती हैं, यानी हमारा जो रोटेटिंग मास है वो बैलेंस हो गया, ठीक है. तो दो कंडीशन हो गई. तीसरी हमारी जो कंडीशन है, तीसरा है बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन. अब क्या है कि अगर कई सारे मासेस एक प्लेन में रोटेट कर रहे हैं तो हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे. कई सारे मास, मान लो 2, 3, 4 जितने भी मास हैं, अगर वो एक ही प्लेन में रोटेट कर रहे हैं तो हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं. तो ये हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन, जब सेम प्लेन में वो रोटेट कर रहे हैं. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 मासेस हैं. कंसीडर एनी नंबर ऑफ मासेस, सोचते हैं हम लोग, हमने लिया 4 मासेस हैं, 4 मासेस ऑफ मैग्नीट्यूड m1 m2 m3 एंड m4, ठीक है. 4 मासेस हमारे पास m1 m2 m3 एंड m4 at distances of r1 r2 r3 and r4 from the axis of rotating shaft, ठीक है. उनकी डिस्टेंसेस दे रखी हैं r1 r2 r3 एंड r4 रोटेटिंग शाफ्ट से, ठीक है. और उनका एंगल भी दिया हुआ कि कितने एंगल पे वो शाफ्ट से रोटेट कर रहे हैं. तो let θ1 θ2 θ3 एंड θ4 be the angles of these masses with the horizontal line OX, ठीक. ये हमारी शाफ्ट है, जैसे इसमें दिस इज आवर शाफ्ट, ये शाफ्ट ये अंदर परपेंडिकुलर इस तरफ से है और ये डिफरेंट मासेस हमको लिखा रखे हैं. ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है OX. ये मास m1 वो एट ए डिस्टेंस r1, यहाँ से डिस्टेंस r1 पे रोटेट करता है m1 और इसका एंगल यहाँ से बनता है θ1, ठीक है. कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से एंगल बनता है θ1. फिर हमारा मास है m2 जो है वो उसका जो एंगल है वो है θ2, यहाँ से ये जो एंगल है उसका θ2 और वो उसकी डिस्टेंस है r2 फ्रॉम दिस सेंटर. उसी तरीके से हमारे पास ये मास m3 है, m3 की ये डिस्टेंस है, देखिए m3 की ये डिस्टेंस है r3 इस ओरिजिन से और m3, और ये जो एंगल यहाँ से बनाता है दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज θ3 एंगल. ये एंगल क्या है, θ3. उसी तरीके से हमारे पास ये चौथा मास है m4 की रेडियस r4 है और उसका एंगल है m4 का θ4, ठीक है. तो हमारे पास θ1 θ2 θ3 और θ4 4 एंगल पे 4 मासेस जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं, उनकी रेडियस दे रखी है. अब हमको देखना है कि हम इसको कैसे बैलेंस करते हैं. तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. एक हम एनालिटिकल करेंगे और दूसरा हम ग्राफिकल करेंगे. एक एनालिटिकल मेथड और दूसरा है हमारे पास ग्राफिकल मेथड. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द एनालिटिकल मेथड. फॉर एनालिटिकल मेथड हम देखते हैं, देखिए एनालिटिकल मेथड के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड अगर हम लोग देखते हैं तो एनालिटिकल मेथड के लिए हमको लिए सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. वी हैव टू कैलकुलेट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ऑफ द मासेस. जो भी मास है वो जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, ये m1 जो है वो fc1, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो जनरेट कर रहा है वो fc1 है. उसी तरीके से m2 जो जनरेट कर रहा है वो fc2 है. उसी तरीके से m3 जो जनरेट कर रहा है वो fc3 है और जो m4 जनरेट कर रहा है वो fc4 है, ठीक है. तो देखिए अब क्या करना है, हमको ये वैल्यूज लिखनी है. तो हम जानते हैं fc1 जो होता है हमारे पास, वो fc1 की बात करें तो m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, उसी तरीके से fc2 जो होगा वो m2 r2 ओमेगा स्क्वायर, fc3 जो होगा वो हमारे पास होगा m3 r3 ओमेगा स्क्वायर और fc4 जो होगा हमारे पास
वो m4r4 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्या है, वो सब में कॉमन है। तो हम लोग ज़्यादातर वैल्यूज़ जो कैलकुलेट करते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रेडियस, इट मीन्स m1 r1, m2 r2, m3 r3, m4 r4, या अगर हम ओमेगा भी लेके चलते हैं तो ओमेगा वो लास्ट में कैंसिल हो जाता है। देखते हैं अभी हम लोग आगे, देखिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये FC1, FC2, FC3, FC4 ले लिया। सेकंड जो हमारा इसमें है, सेकंड पॉइंट हमको क्या करना पड़ता है कि ये FC1, FC2, FC3 और FC4 को रिजॉल्व करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जैसे कि हमारे पास ये FC1 है, तो FC1 को जब हम लोग रिजॉल्व करेंगे, हम एक रिजॉल्व करके दिखाते हैं। तो FC1 का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ आएगा, विच इज़ FC1 cos θ1, और जो इधर जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन 90 डिग्री पे, यहाँ से 90 डिग्री पे जो इधर जाएगा वो हो जाएगा FC1 sin θ1। इसी तरीके से जब हम FC2 को रिजॉल्व करेंगे तो FC2 cos θ1 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, FC2 sin θ2 इन वर्टिकल डायरेक्शन। इसी तरीके से हम सारे 1, 2, 3, 4 जितने भी मास हैं सबको रिजॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब हम रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन समेशन ऑफ फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को हम क्या करते हैं, ऐड अप करते हैं। तो हम ऐड करते हैं इनको, देखिए, m1 r1 cos θ1 प्लस m2 r2 cos θ2 प्लस यहीं पे क्या होगा m3 r3 cos θ3 प्लस m4 r4 cos θ4। ठीक है, कि हमारे पास 4 मासेस हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में जो हो जाएंगे इसी तरीके से m1 r1 sin θ1 प्लस m2 r2 sin θ2 प्लस m3 r3 sin θ3 प्लस m4 r4 sin θ4। ठीक है, ये हमने लिखा, इनको ऐड किया, इन दोनों का हमने रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट इट वाज FC, ये हमको FC मिलेगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। इसका डायरेक्शन जब हम निकालेंगे रिजल्टेंट का, तो वो tan θ इज इक्वल टू समेशन ऑफ V अपॉन समेशन ऑफ H। फिर द बैलेंस फोर्स, अब हम बैलेंस फोर्स को द बैलेंस फोर्स इज देन इक्वल टू द, जो रिजल्टेंट मिलेगा वही बैलेंस फोर्स होगा हमारे पास, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, विच इज FC इज इक्वल टू MR। ठीक है, ये एनालिटिकल मेथड हो गया। ग्राफिकल मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड के लिए हमने ये एक बनाया, स्पेस डायग्राम हम बना लेंगे, वो एंगल कैलकुलेट करके, θ1 कहाँ पे है, θ2 कितना है, θ3 कितना है, वो हमने स्पेस डायग्राम बना लिया। स्पेस डायग्राम के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो FC1 है, FC1 मीन्स m1 इंटू r1, ओमेगा छोड़ देते हैं हम लोग, m1 इंटू r1 लेते हैं, और m1 इंटू r1 ये हमने खींचा FC1, इसके पैरेलल में, इस वाली लाइन के पैरेलल हमने खींचा FC1 विच इज AB। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, B से इसके पैरेलल में खींचेंगे, FC2 के पैरेलल में खींचेंगे, ये हमने खींचा FC2 के पैरेलल में, इसके C पैरेलल में वैल्यू वही m2 r2 निकाल के। ठीक है, फिर तीसरा हम खींचेंगे इसके पैरेलल में, ये हमारा तीसरा वाला जो है दिस इज FC3, उसके पैरेलल हमने ये खींचा FC3 CD, वही m3 r3 वैल्यू निकाल के। फिर हमने चौथा खींचा ये FC4, ये हमारे पास है FC4, ये इस डायरेक्शन में, इसके पैरेलल में। ठीक है, ये हमने खींचा, फिर ये हमको मिल जाएगा रिजल्टेंट, ये हमने जोड़ा तो हमको मिला यहाँ से रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट जो डायरेक्शन ये है इसके पैरेलल में हम ये बना देंगे तो ये हमको मिल जाएगा रिजल्टेंट R, और जो बैलेंस्ड मास होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये हमको मिल जाएगा बैलेंस मास FC। यहाँ से हम निकाल लेंगे बैलेंस मास FC। FC इज व्हाट, वेक्टर EA, और FC इज व्हाट, MR। वेक्टर EA की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे जो भी हमको आएगा उसमें, और वेक्टर EA की वैल्यू कैलकुलेट करके हमको ये मिल जाएगी वैल्यू, बैलेंस्ड मास की वैल्यू M। यहाँ से हम M कैलकुलेट कर लेंगे, और उसका एंगल यहाँ से हम देख लेंगे कितने एंगल पे है ये एंगल हमको यहाँ से मिल जाएगा रिजल्टेंट, और इसका एंगल जानने के लिए हम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे बैलेंस मास का एंगल मिल जाएगा। ठीक है, जो बैलेंस मास का एंगल, यानी उसमें 180 ऐड कर देंगे तो हमको बैलेंस मास का एंगल मिल जाएगा। तो ये हमारा रहा बैलेंसिंग। 3 केसेस हमने यहाँ पर डिस्कस किए बैलेंसिंग के लिए। अब हम जो चौथा केस है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा। थैंक यू फॉर टुडे स्टूडेंट्स।